जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं हिंदी विषय। ठीक है, हिंदी विषय जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण विषय है जो कई सारी एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे कि व्यापम की कुछ एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है, जैसे कि अभी एमपीएसआई की एग्जाम आने वाली है, एसएससी जीडी आने वाली है, तो इन एग्जामों के लिए जो हिंदी विषय है ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसको आप कम या एक दो बार पढ़कर ही अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो आप कुछ चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे अगर हिंदी में, तो आप अपने स्कोर को आसानी से बढ़ा सकते हैं। चाहे वो एमपीएसआई की एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी जीडी की एग्ज़ाम हो, या फिर अन्य कोई भी व्यापम की एग्ज़ाम हो। सभी को पता है कि एमपीएसआई की एग्ज़ाम में हिंदी 70 नंबर से पूछी जाती है और हम आपको हिंदी में पूरा बेसिक से लेवल तक पढ़ाएंगे। सारे टॉपिक पूरे बेसिक से लेवल तक आपको समझाए जाएंगे ताकि आप हर टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। और इस बार हिंदी में बहुत सारी नई चीज़ें हम इंक्लूड कर लेकर आए हैं, जिससे कि आपके कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। घिसी पिटी चीज़ें तो हर कोई पढ़ा देता है कि स्वर इतने प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या इतनी होती है, लेखन उच्चारण के आधार पर स्वरों के इतने प्रकार होते हैं, पर हम बहुत सारे प्रकार लेकर आए हैं और अब आपकी हिंदी बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगी। आप अपने हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी विषय में पूरे नंबर स्कोर कर लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं हिंदी की। हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है, तो इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। अब विषय है आपका हिंदी। और बिल्कुल कंटिन्यू स्टार्टिंग से बने रहिएगा आप ट्रिक एकेडमी के साथ में। एक भी लेक्चर नहीं छूटेगा और ना ही आप एक भी लेक्चर छोड़े, क्योंकि हम लोग तो लेक्चर कंटिन्यू डालते रहेंगे, लेकिन आप लोग एक भी लेक्चर मिस ना करें। कोई भी वीडियो अगर छूटा तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी छूट सकती है, इसीलिए आप बने रहें ट्रिक एकेडमी में। हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है, इसे अनुच्छेद 343 के द्वारा जोड़ा गया था। यह हमारी राजभाषा के रूप में भी है। हिंदी दिवस जो होता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए, हिंदी राष्ट्रीय दिवस जो होता है, हिंदी का राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अभी आने वाला है परसों। उसके बाद में विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस जो होता है ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। देखिए, हिंदी जब आप सीखते हैं तो इसकी शुरुआत होती है किससे? वर्णमाला से। जब कोई बच्चा बोलना सीखता है तो सबसे पहले किसका उच्चारण करता है? वो स्वरों का। क्या बोलता है वो? अ, आ, ई, आजा, इस तरीके से वो बोलता है। ठीक है, तो शुरुआत जो बच्चा करता है वो कहाँ से करता है? वो स्वरों से करता है। और जब बच्चा पढ़ना सीखता है तो पढ़ने में भी सबसे पहले उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वर्णमाला से। वर्णमाला जो होती है हमारे 52 अक्षरों से, 52 अक्षरों से मिलकर बना एक वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है, जिसको वर्णमाला कहा जाता है। अ से लेकर ज्ञ तक इसमें सारे वर्ण होते हैं। कुल मिलाकर इसमें 52 वर्ण होते हैं। 52 में बहुत सारे जो है अतिरिक्त वर्ण भी होते हैं इसमें, तो वो भी उसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। ठीक है, स्वरों की बात अगर आती है तो लेखन के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं, उच्चारण के आधार पर 11 होते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, तो उसके पहले मैंने आपको बता दिया है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम शुरुआत करते हैं वर्णमाला की। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है पहला टॉपिक है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ बेसिक सी जानकारी, जैसे कि वर्णमाला में सबसे छोटी चीज क्या होती है? तो इसमें सबसे पहला वर्ण या सबसे छोटी चीज होती है वर्ण।
ठीक है, क्योंकि वर्ण से ही मिलकर क्या बनती है, वर्णमाला। अब वर्ण क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, क्या होते हैं वर्ण? वर्ण जो होते हैं एक प्रकार की ध्वनि होती है, ठीक है। यह हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी ध्वनि, उसी को क्या कहा जाता है, वर्ण। जैसे कि हमने बोला अ, मैंने कहा अ क्या है, अ का मैंने उच्चारण किया, आपको आवाज आ गई अ, मैंने बोल दिया आ एक ध्वनि हो गई। तो ये भाषा की क्या हो गई, सबसे छोटी इकाई हो गई, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ही क्या कहलाती हैं, वर्ण कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ही क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। या वर्ण मूल ध्वनि को, या आप क्या बोल सकते हैं कि मूल ध्वनि को, यहां पर लिख लीजिए आप या करके, मूल ध्वनि को ही, मूल ध्वनि को ही, मूल ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, ठीक है। मूल ध्वनि को ही क्या कहा जाता है, वर्ण। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं अ कॉमा आ कॉमा ई कॉमा ई डिश आदि, जितने भी वर्ण हैं सभी इसमें आ जाएंगे। दूसरा क्या आता है, वर्ण के बाद में आता है, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, शब्द, ठीक है। अगला जो है आपका शब्द है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को या सार्थक समूह को क्या लिखेंगे हम, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहा जाता है। अब सार्थक से आप क्या समझते हैं, मैंने लिखा कमल या मैंने लिख लिया मकल, मलक, मलक। अब बताइए क्या मलक का कोई अर्थ होता है, नहीं होता है, लेकिन कमल का एक अर्थ होता है। कमल क्या है, एक प्रकार का पुष्प होता है, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय पुष्प होता है कमल का फूल। तो कमल क्या हो गया, एक सार्थक शब्द हो गया, लेकिन मलक कोई, ये क्या है, ये निरर्थक शब्द है, निरर्थक शब्द। तो जब समूह, वर्णों का सार्थक समूह जोड़ा जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है शब्द, ठीक है। वर्णों के सार्थक या व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। शब्द के बाद अगली परिभाषा आती है वाक्य की। अब वाक्य हैं तो वाक्य किससे मिलकर बने होते हैं, शब्दों से। वाक्य तो आप यहां पर आप क्या लिखेंगे, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये सारी परिभाषाएं हैं जो वन लाइनर एग्जाम में पूछी जाती है कि बताइए वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। या आपसे पूछेंगे शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। अब वाक्य मतलब वाक्य कैसे होंगे, वह विद्यालय जाती है, तो ये कैसा हो गया, एक सार्थक समूह हो गया शब्दों का। लेकिन लिख दिया कि हे जाति विद्यालय, हे विद्यालय जाती, तो ये कोई सार्थक हुआ, नहीं हुआ। इसमें क्रिया कुछ और हो रही है, इसमें विषय कुछ और है, इसमें संज्ञा कुछ और है, अलग अलग जगह पर प्रयोग हो रहा है, तो ये एक निरर्थक प्रकार का शब्द वाक्य हो गया। इसीलिए इस प्रकार का वाक्य इसमें नहीं आएगा, इसमें केवल सार्थक वाक्य आएगा कि वह विद्यालय जाती है। सबसे पहले संज्ञा, फिर विद्यालय यानी कि उसका जो ऑब्जेक्ट था वो, उसके बाद में फिर क्या था, क्रिया। तो इस तरीके से वाक्य सही कहलाएगा। वो वाक्य के बाद में बात आती है भाषा की। वाक्य के बाद में आप वर्णमाला लिख लो, वर्णमाला। वर्णमाला हम किसे कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को व्यवस्थित
समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अब व्यवस्थित समूह कैसा कि अ के बाद किसको रखा गया है, आ को, फिर आ के बाद ई, फिर ई, उ ऋषि, फिर ए ऐ, ओ औ, अम अह, इस तरीके से वर्ण एक के बाद एक आ रहे हैं। तो इस तरीके का जो व्यवस्थित समूह है उसी को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला के बाद में बात आती है भाषा की। भाषा क्या होती है, अपने अनुभवों और विचारों को प्रकट करने का स्रोत या सोर्स। ठीक है, अपने भावों व विचारों को जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, अब भाषा कुछ भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है, बंगाली भी हो सकती है, फारसी भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बंगाली भी हो सकती है। तो कोई भी भाषा हो सकती है जिसके माध्यम से आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित नहीं, माध्यम से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त करते हैं आप, तो उसी को क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, उसको भाषा कहते हैं। तो आपने अपने मन के भाव या विचारों को जिसके भी माध्यम से प्रदर्शित किया है, व्यक्त किया है, उसी को क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। इसके बाद में बात आती है लिपि की। लिपि, ये जो है, ये सारी चीजें जनरल इंफॉर्मेशन है आपको हिंदी जानने के लिए। अगर आपको इन चीज़ों का ज्ञान होगा तो आप हिंदी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और ये चीज़ें एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से भी आती है। लिपि क्या होती है, तो भाषा का व्याकरणिक स्वरूप। ठीक है, भाषा का लिखित व्याकरणिक स्वरूप, भाषा का लिखित व्याकरणिक स्वरूप लिपि कहलाता है। और हिंदी जो है, और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। देवनागरी, और देवनागरी लिपि किसमें लिखी गई है, देवनागरी लिपि लिखी गई है ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा गया है, लेकिन देवनागरी को लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से ही अन्य लिपियों की उत्पत्ति हुई है। तो जो मुख्य लिपि होती है वो ब्राह्मी है, उसी से बहुत सारी लिपियां बनी है। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी गई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी बताइए, हिंदी किस लिपि में लिखी गई है, तो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो ये हो गई वर्णमाला की कुछ बेसिक सी जानकारी। वैसे वर्णमाला जो होती है स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी होती है। तो अगर आपने ये नोट कर लिया है या आप करना चाहते हैं तो प्लीज कर लीजिए। इसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम स्वर और व्यंजन। पहले स्वर और व्यंजन शुरू करने से पहले हम लिख लेते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। इनकी संख्याएं हमें पता होगी तो इनको समझने में अच्छा रहेगा, हम आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, वर्णों को या स्वर या व्यंजनों को लेखन और उच्चारण के आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले बात आती है वर्णों की। ठीक है, वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या। अब जो वर्णों की संख्या होगी ये लेखन के आधार पर अलग होगी और उच्चारण के आधार पर अलग होगी। लेखन के
आधार पर, और यहां लिखना आप उच्चारण के आधार पर। इसी प्रकार से आप लिखेंगे स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या। ये भी दो तरीके से, एक हो गया लेखन के आधार पर, और दूसरा हो गया उच्चारण के आधार पर। ये संख्याओं की बात चल रही है, प्रकारों की बात अभी बाद में आएगी। उसके बाद में आता है व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या। ये भी लेखन के आधार पर अलग, लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। कुल वर्ण जो होते हैं लेखन के आधार पर होते हैं 52। लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या होती है 52। ऐसे ही उच्चारण के आधार पर होती है 45। 46 हो गई है अब, 46। ठीक है, पैतालीस भी आ सकता है या 46 भी आ सकता है। स्वरों की संख्या लेखन के आधार पर होती है 13 और उच्चारण के आधार पर होती है 11। ऐसे ही व्यंजनों की संख्या लेखन के आधार पर होती है 35 और उच्चारण के आधार पर होती है 33। तो ये संख्याएं हैं वर्णों की और स्वरों की और व्यंजनों की, लेखन के आधार पर भी और उच्चारण के आधार पर भी। ये 13 है यहाँ पर। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्लिक लगाकर लिखा है मैंने 45 या 46, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, या तो 45 आएगा या फिर 46। पहले जो स्वरों की संख्या थी उच्चारण के आधार पर ये 10 थी, और उस हिसाब से उच्चारण के आधार पर जो वर्ण थे वो 45 थे। लेकिन अब स्वरों की संख्या उच्चारण के आधार पर 11 हो गई है, इसीलिए 46 हो गई है उसकी संख्या वर्णों की उच्चारण के आधार पर। तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हर एग्जाम के हिसाब से हर आंसर अलग होता है, इसीलिए मैंने दोनों ऑप्शन लिख दिए, 45 भी लिख दिया और 46 भी लिख दिया। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं स्वरों के बारे में और व्यंजनों के बारे में। स्वर व्यंजन समझाने के बाद में मैं आपको सारे व्यंजन बता दूंगी, कितने प्रकार के मतलब वर्ण होते हैं और किन वर्णों को क्या कहा जाता है। ये एक ग्राफ, एक चार्ट के द्वारा मैं आपको ये समझा दूंगी। ठीक है, तो आप पहले ये नोट कर लीजिए, फिर हम स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं। चलिए, हो गया है नोट, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम हेडिंग लिखते हैं स्वर। स्वर पढ़ेंगे हम। स्वर, स्वर क्या होते हैं? हमारे मुंह से स्वतंत्रता पूर्वक कम समय में जो वायु निकलती है उसी को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। जैसे मैंने कहा अ बोलने में क्या मुझे ज्यादा समय लगा? नहीं लगा। इससे बिल्कुल कम वायु निकली, ज्यादा वायु नहीं निकलना चाहिए, बहुत कम वायु निकले, और वो हम जो भी वर्ण हम बोले वो स्वतंत्रता पूर्वक हमारे मुंह से बोले जाए, उन्हीं को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। संख्या मैंने आपको इसकी बता दी है कि लेखन के आधार पर इनकी संख्या 13 होती है और उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या 11 होती है। लेकिन किन्हीं किन्हीं किताबों में उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या अब भी 10 ही बताई गई है, पर आपको सही आंसर 11 ही मिलेगा। सही आपको क्या लगाना है? 11, यानी कि 11 ही लगाने हैं। अब जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र ध्वनि तो होती है। क्या होते हैं स्वर? स्वतंत्र ध्वनि होती है। स्वतंत्र ध्वनि होती है। ठीक है, स्वर जो होते हैं स्वतंत्र ध्वनि होती है। इनका वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया गया है। ठीक है, जैसे कि उच्चारण के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, इसके बाद में मुख द्वार के खुलने के आधार पर किया गया है,
जीभ के प्रयोग के आधार पर किया गया है, होठों की स्थिति के आधार पर किया गया है, हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर किया गया है, प्राणता के आधार पर किया गया है और घोषता के आधार पर भी किया गया है। तो अलग अलग वर्गीकरण इसका किया गया है। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी संख्या कितनी होती है स्वरों की। तो लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर स्वर, लेखन के आधार पर स्वर कितने थे? 13। और उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हैं 11। ठीक है, तो ये स्वतंत्र ध्वनि होती है, ज्यादा वायु नहीं लगती है इनके उच्चारण में, इसीलिए इनको कहा जाता है स्वतंत्र ध्वनियां। अब हम इनका वर्गीकरण पढ़ते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया गया है इसका। जैसे कि सबसे पहला जो है वो है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। मैं यहीं आपको इसके उदाहरण भी देती जाती हूँ, ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। उच्चारण, उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है उसको कहा जाता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व या मूल या लघु स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगे उसको क्या कहा जाता है? ह्रस्व, लघु या मूल स्वर कहते हैं उसको। उदाहरण के लिए क्या क्या आएगा इसमें? जैसे कि अ, ई, उ और ऋषि, इन्हीं को क्या कहा जाता है? ह्रस्व, मूल या लघु स्वर कहा जाता है। मूल इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं से इनका मतलब इनकी शुरुआत होती है वर्णमाला की। और क्या कहा जाता है? लघु, सबसे छोटे, कम समय लगता है इनके उच्चारण में, इसलिए इन्हें लघु स्वर कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है दीर्घ स्वर। दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में दुगना समय लगे उन्हीं को क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर ए, आई, ओ और औ। कितने हो गए? 2, 4, 6 और 1, 7। ये क्या होते हैं? ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कुल कितनी होती है? संख्या भी पूछी जाती है। ये कितने? 1, 2, 3, 4, तो इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? कुल होते हैं ये 4, ये 7 हो गए हैं, तो इनकी कुल संख्या हो गई 7। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मूल, लघु या ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। होते कौन कौन से? अ, ई, उ और री। ठीक है, दीर्घ स्वर पूछा जाए इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, क्योंकि इनके उच्चारण में दुगना समय लग रहा है। तीसरा जो होता है वो होता है कौन सा? लुप्त स्वर। लुप्त स्वर, लुप्त स्वर जो होता है इसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा, इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा का समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वर में जितना समय लगता है उच्चारण में उससे दुगना समय लगता है लुप्त स्वर में। लुप्त या प्लुत स्वर भी कहा जाता है इसको। आपने ये सिंबल देखा होगा किसी भी मंत्र के खत्म होने के बाद में, जैसे कि ओम हम बोलते तो ओम ऐसा लिखा हुआ होता है, ओ फिर ये और ऐसे ओम लिखा होता है, तो इसका उच्चारण क्या है? अ ही पढ़ा जाता है इसको। ओम मतलब ओ के साथ में जुड़ा हुआ है ये, इसलिए ओ को ज्यादा लंबा खींचा जाएगा, ओम, इस तरीके से। तो जिसका उच्चारण काफी लंबा खींचा जाता है उसको कहा जाता है लुप्त स्वर, और इसे इस एस से प्रदर्शित किया जाता है। इसको पढ़ा अ ही जाता है लेकिन प्रदर्शित किससे किया जाता है? इस एस से ही प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो गए आपके उच्चारण के आधार पर स्वर। उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व, लघु या मूल स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है लुप्त स्वर। दूसरा जो आता है वो आता है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। ठीक है, ये जो दीर्घ स्वर है इसमें भी कुछ संयुक्त स्वर आते हैं, कुछ सजातीय स्वर आते हैं और कुछ विजातीय स्वर आते हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर को भी आगे चलकर 2 स्वरों में विभाजित किया गया है, सजातीय और विजातीय। सजातीय जो होते हैं वो आ, ई और उ होते हैं, इन दोनों को, इन तीनों को।
इन तीनों को कहा जाता है सजातीय। सजातीय, क्योंकि ये अ वाली लाइन में ही आते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सजातीय दीर्घ स्वर। सजातीय। और इनको कहा जाता है विजातीय। ठीक है, तो जो दीर्घ स्वर होते हैं इन्हें भी आगे चलकर दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो सजातीय और दूसरा विजातीय। सजातीय जो होते हैं वो होते हैं आ, ई और बड़ा ऊ, और बाकी के बच्चे सब क्या कहलाते हैं? विजातीय या संयुक्त स्वर कहा जाता है इनको। ठीक है, क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर, विजातीय या संयुक्त स्वर। चलिए, तो ये तीन प्रकार हो गए हैं उच्चारण के आधार पर। दूसरा जो है वो है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार के खुलने के आधार पर आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा जो प्रकार है वर्गीकरण का वो है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार के खुलने के आधार पर। अब मुख द्वार यानी कि आपका मुंह जिस तरीके से खुलता है उसके आधार पर जो स्वर होते हैं वो होते हैं चार प्रकार के। ठीक है, चार प्रकार से विभाजित किया गया है। आप यहां पर लिख लेना, इसके आधार पर या इनके आधार पर। इनके आधार पर स्वरों को चार भागों में विभाजित किया गया है। चार भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो होता है विवृत। ठीक है, पहला जो प्रकार है उसको कहा जाता है विवृत। क्या है पहला? विवृत स्वर। विवृत स्वर किसको कहा जाता है? ऐसे स्वर के उच्चारण में जिसमें आपका मुंह पूरी तरीके से खुल जाए उसको क्या कहा जाता है? विवृत स्वर। ठीक है, आप यहां पर लिख सकते हैं कि मुख द्वार जब पूरी तरीके से खुल जाता है, जब पूरी तरह से खुल जाए तो इसको क्या कहा जाता है? विवृत स्वर कहा जाता है। जैसे कि आ आपने बोला तो पूरा मुंह खुल गया आ, तो इसका क्या आएगा? आ को ही क्या कहा जाता है? विवृत स्वर कहा जाता है। दूसरा जो होता है विवृत स्वर के बाद में दूसरा होता है अर्ध विवृत। ठीक है, अर्ध विवृत स्वर। अब अर्ध विवृत हो रहा है, विवृत में पूरा मुंह खुला था, अर्ध हो रहा है यानी कि आधा मुंह खुले। तो जब मुख द्वार आधा खुले, मुख द्वार आधा खुले तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। अर्ध विवृत स्वर कहते हैं जब आपका मुंह आधा खुला हो, जिसके उच्चारण में आधा मुंह खुला हो उसको कहा जाता है अर्ध विवृत स्वर। इसमें क्या क्या आएंगे? अ, ए, मतलब क्या क्या आएगा इसमें? अ, आई, ओ और औ। अ में आधा खुला हुआ है, ए में भी आधा खुला हुआ है, ओ में भी आधा ही खुला हुआ है, और औ में भी आधा ही खुला है, तो इसको क्या कहेंगे? अर्ध विवृत स्वर कहेंगे। तीसरा जो प्रकार होता है उसको कहा जाता है संवृत। ठीक है, संवृत स्वर। अब जो संवृत स्वर होते हैं इसको किस तरीके से परिभाषित किया गया है कि उच्चारण में जब मुख द्वार लगभग बंद रहता है, मतलब थोड़ा बहुत बंद रहता है, उसी को क्या कहा जाता है? संवृत स्वर कहा जाता है। लगभग मुख द्वार लगभग बंद हो तो उसको क्या कहा जाता है?
समृद्ध स्वर कहा जाता है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ई उ ऊ, ठीक है। ये दोनों ही क्या मतलब चारों ही क्या कहलाते हैं, समृद्ध स्वर कहलाते हैं, ई और उ। इसके बाद में है अर्ध समृद्ध स्वर। चौथा नंबर जो है ये कहलाता है अर्ध समृद्ध स्वर। इसमें क्या होगा कि जब मुख द्वार उच्चारण के समय में आधा बंद रहे तो उसको क्या कहेंगे, अर्ध समृद्ध। समृद्ध में पूरी तरीके से बंद रहेगा, लेकिन मतलब ऐसा दिखाई देगा हमें कि हमारा मुंह बंद है, लेकिन अर्ध समृद्ध में आधा मुंह बंद रहेगा और आधा खुला दिखाई देगा, तो वो क्या कहलाते हैं, मुख द्वार आधा बंद हो तो उसको क्या कहा जाता है, अर्ध समृद्ध। क्या क्या आएगा इसमें, ए हो गया, आई, ये आई था, ये ए और औ, ए और औ, ए और ओ आएगा, ठीक है, ए और ओ। यहां पर ये जो आएगा ये औ नहीं आएगा, यहां पर औ आएगा, ओ, और यहां पर औ आएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। तो हमने अभी पढ़े हैं कि उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मूल, लघु, ह्रस्व पहला प्रकार था इसका, दूसरा है दीर्घ, तीसरा था उसका लुप्त स्वर। उसी की तरह जो मुख द्वार के खुलने के आधार पर जो स्वर हैं वो 4 प्रकार के हैं। विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, समृद्ध स्वर और अर्ध समृद्ध। विवृत जिसके अंदर मुंह पूरी तरीके से खुला हो उसको क्या कहेंगे हम, विवृत। आ इसमें आएगा। अर्ध विवृत में आधा मुंह खुला हो तो वो क्या कहलाएगा, अर्ध विवृत कहलाएगा। क्या क्या आएगा इसमें, अ, आई, ओ और ओ, ठीक है। ओ वाला आंगन जो बोलते हैं ना, नहीं ऑस्कर बोलते हैं हम, ऑस्कर वाला, तो वो आएगा इसमें। समृद्ध में मुख द्वार लगभग बंद दिखाई दे आपको या बंद महसूस हो, ई ओ, लगभग आपको बंद ही लग रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, समृद्ध कहलाएगा। और अर्ध समृद्ध जिसके अंदर आधा मुंह बंद हो उसको अर्ध समृद्ध कहेंगे। इसमें आएगा ए और औ, ठीक है। तो ये आ जाएंगे किसके अंतर्गत, ये सारे आ जाएंगे मुख द्वार के खुलने के आधार पर। ये यहां पर ओ आएगा और यहां पर औ, तभी मैं सोच रही थी कुछ मिस्टेक हो रही है। यहां पर जो रहेगा वो ओ रहेगा और यहां पर औ रहेगा, ओ, ए और ओ। ये दूसरा प्रकार हो गया है स्वरों के वर्गीकरण का मुख द्वार के खुलने के आधार पर। तीसरा जो है ये जीभ के प्रयोग के आधार पर है, ठीक है। अगला जो तीसरा प्रकार है, तीसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ को आप कितने तरीके से प्रयोग करके वर्णों को बना सकते हैं, तो इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसके आधार पर तो स्वरों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। इसके आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अग्रस्वर, ठीक है। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर जब जीवा का अग्रभाग ऊपर उठे, जिसके उच्चारण में जीवा का अग्रभाग, अग्रस्वर किसे कहेंगे हम, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग ऊपर उठे उसी को कहा जाता है अग्रस्वर। और इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं ई और ए आई, ई और ए आई, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अग्रस्वर, ठीक है, ई और ए आई। दूसरा होता है मध्य स्वर। जब जीभ, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ एकदम मध्य में रहे, एक जैसी रहे, ऊपर नीचे ना हो, एक जैसी रहे,
तो उसको क्या कहा जाता है, मध्य स्वर। और मध्य स्वर में केवल एक ही आता है अ, ठीक है, अ को ही कहा जाता है मध्य स्वर। तीसरा जो है वो कहलाता है पश्च स्वर। पश्च स्वर, जब उच्चारण किया जाता है स्वरों का तो जीभ का पीछे का हिस्सा ऊपर की ओर उठे या पीछे का भाग ऊपर उठे, पश्च भाग ऊपर उठता है तो उसको कहा जाता है पश्च स्वर। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं आ, उ, ओ, औ। क्या क्या आता है, आ, उ, ओ, औ और ओ, ऑस्कर वाला ओ। ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं पश्च स्वर। तो मैंने आपको बता दिया कि जीभ के प्रयोग के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में क्या आते हैं, तो जब जीभ का आगे का हिस्सा ऊपर उठता है या आगे का भाग ऊपर की तरफ उठता है तो उसको अग्र स्वर कहा जाता है और इसमें आता है ई, ए, ऐ। उसके बाद में ई, देखो ई, ये तो ये ऊपर का अग्र भाग है और नीचे वाला पश्च भाग ये जीभ के नीचे का भाग होता है, उसको पश्च कहते हैं। तो आगे का हिस्सा ऐसे हो रहा है ई और ए, ऐ, और पश्च भाग पीछे वाला हिस्सा होता है आ, उ, ये वाला नीचे वाला हिस्सा ऊपर उठता है तो उसको कहा जाता है पश्च। जीभ के प्रयोग के आधार के बाद में आता है होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। चौथे नंबर पर आप लिखना होठों की स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर ओठों या होठों, ठीक है, ओठों या होठों की स्थिति के आधार पर जो स्वर होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवृत्तमुखी और दूसरा होता है वृत्तमुखी। इसके आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो कहलाता है, पहला क्या कहलाता है, अ वाला। पहला कहलाता है अवृत्तमुखी और दूसरा कहलाता है वृत्तमुखी। क्या कहलाता है, अवृत्त, अवृत्त। और दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। देखिए बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है आपको वर्णमाला, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है हिंदी और हिंदी को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। अवृत्तमुखी जब होठ, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते, है ना, उसको क्या कहा जाता है, अवृत्तमुखी कहा जाता है। जैसे कि अ, आ, ई, ए, ऐ। क्या आप इनका उच्चारण करते तो आपके होठों का शेप वृत्ताकार हो रहा है? नहीं हो रहा है। अ, आ, ई, ए, ऐ। ठीक है, क्या क्या आएंगे इसमें, अ, आ, ई, ए, ऐ। मतलब कि उच्चारण में जो होठ का शेप है वो वृत्ताकार या गोलाकार नहीं होता है तो उसको कहेंगे हम अवृत्तमुखी। और जिसमें हो जाता है गोलाकार या वृत्ताकार हो जाता है उसको कहा जाता है वृत्तमुखी। जैसे कि मैंने कहा उ शेप हो रहा है होठ का ऐसा, तो ये क्या होगा, उ, ओ, औ। ये सब क्या कहलाएंगे, ये वृत्तमुखी कहलाएंगे। ठीक है, जिसमें गोलाकार नहीं होता है वो अवृत्तमुखी और जिसमें हो जाता है वो क्या कहलाते हैं, वृत्तमुखी। ओ, ओ, औ और ऑस्कर का ओ भी इसमें आ जाएगा, ये भी क्या कहलाता है, वृत्तमुखी। तो ये ओठों या होठों की स्थिति के आधार पर स्वर हो गए हैं। इसके बाद में ये हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, ये अलग अलग प्रकार के स्वर हैं। तो ये कंप्लीट कर लीजिए आप। इसके बाद में हम अयोगवाह व्यंजन और क्या कहते हैं, ध्वनियां पढ़ेंगे। ठीक है,
आज की क्लास में इतना ही हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में फिर इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बने रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।